हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक इस चैप्टर में डिस्कस किया कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरीके से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड पास ऑन हो रहा है। और इसमें अभी तक हम लोगों ने देखा माउथ के बारे में डिस्कस किया था। और इसमें ये बात किया था कि यहाँ पर माउथ में इनिशियली जो डाइजेशन होता है वो किस चीज़ का होता है, वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो डाइजेशन हम लोग का स्टार्टिंग कहाँ से हो जाता है, माउथ से हो जाता है। उसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया था कि माउथ के बाद फिर ये जो फूड है वो जाता है फेरेंक्स के पार्ट में जाता है, फेरेंक्स के पास जाता है। और फेरेंक्स को हम लोग ये बोले थे कि दिस इज द कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड विंड। ये जो फूड एंड विंड का दोनों का कॉमन पैसेज है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उसके बाद फेरेंक्स से कनेक्टेड रहता है हमारा ओसोफेगस, कनेक्टेड रहता है एसोफेगस। और एसोफेगस एक तरफ से फेरेंक्स से कनेक्टेड है और दूसरी तरफ से ये कनेक्टेड किससे है, ये कनेक्ट करता है स्टोमक के साथ कनेक्ट करता है। और ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो क्या करता है, फूड को कैरी करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करवाता है। और फूड को ट्रांसपोर्ट किस किस प्रोसेस के थ्रू, किस मूवमेंट के थ्रू करवाता है, तो यहाँ पर हम लोग बोले थे पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू करवाता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू ये फूड को ट्रांसपोर्ट करवाता है अप टू द स्टोमक। तो जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसके जो नेक्स्ट आगे का जो पार्ट होता है दैट इज स्टोमक की हम लोग बात करेंगे आज। तो स्टोमक है क्या, तो ये एक बड़ा सा थैली है। अच्छा, थैली या फिर ब्रॉडेस्ट पार्ट हम लोग इसको बोल सकते हैं, ब्रॉडेस्ट ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। अब यहाँ पर समझने वाली बात हम इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल, मतलब ये ब्रॉडेस्ट पार्ट है। मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो ये हो रहा है माउथ से स्टार्ट हो रहा है। माउथ के बाद फिर आएगा एसोफेगस, एसोफेगस के बाद आएगा स्टोमक, स्टोमक के बाद आएगा फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आएगा लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर आएगा रेक्टम, और फिर आएगा एनस। तो इन सभी में ये क्या देख रहे हैं, ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, एक ही ट्यूब है, ये एक ही ट्यूब है। लेकिन इस ट्यूब में कहीं कहीं पर जाकर कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं। जैसे स्टोमक की बात करें तो ये एक थैली के समान एक बड़ा सा स्वेलन बैग की तरह बन गया है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि दिस स्टोमक इज द ब्रॉडेस्ट या वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं स्टोमक की, बात करते हैं। अब ये स्टोमक प्रेजेंट कहाँ है, सबसे पहली बात अगर हम लोग करें कि इट इज प्रेजेंट, अब किस टाइम किस तरफ प्रेजेंट है, तो अगर आप अपने जिस पोजीशन में बैठे हुए हैं वो अपने आपके लेफ्ट के तरफ, यानी जो डायफ्राग्म है उसके नीचे में लेफ्ट साइड में ये हमारा प्रेजेंट रहता है। इसलिए बोल सकते हैं कि दिस इज प्रेजेंट इन अपर लेफ्ट पोर्शन of abdominal cavity, abdominal cavity। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर के तरफ में लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब अगर इसकी बात किया जाए, शेप की बात किया जाए, तो दे आर जे शेप स्ट्रक्चर, जे शेप स्ट्रक्चर। अब इसके डायग्राम देख लेते हैं कैसा है। तो हम लोग कल भी डायग्राम बनाए थे एसोफेगस के थ्रू। ये हमारा स्टोमक है, ये देखिए ये हमारा हो गया स्टोमक। अब देखिए इसमें ये तो हमारा क्या हो गया, एसोफेगस हो गया, और ये हमारा इंटेस्टाइन का पार्ट आएगा जिसको हम लोग डिओडेनम बोलेंगे। ये इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है ना। चलिए इसको आगे हम लोग बात करेंगे, डिओडेनम लिख लेते हैं, डिओडेनम। चलिए अब देखिए ये हमारा स्टोमक है, ठीक है। अब इस स्टोमक में क्या देख रहे हैं
कि ये जहां पर एसोफेगस आकर जुड़ रहा है उसके ऊपर के पार्ट को, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टोमक के फंडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडस। ठीक है। तो और यहाँ पर क्या बोले थे कि जहां पर ये एसोफेगस आकर स्टोमक से जुड़ रहा है यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट रहता है और उस स्फिंक्टर को हम लोग बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो जहां पर ये कार्डियक स्फिंक्टर है उस वाले एरिया को, यानी ये इतने जो एरिया है इस एरिया को हम लोग बोलते हैं कार्डियक रीजन बोलते हैं। कार्डियक रीजन, कार्डियक हम लोग को हार्ट में भी पढ़ना है, वहां से कंफ्यूजन मत करिएगा। क्या बोल रहे हैं कि ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर जो पोर्शन है जहां पर एसोफेगस जुड़ रहा है उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कार्डियक रीजन बोलते हैं। उसके बाद ये जो फंडस जहां से स्टार्ट है उसके नीचे से ये वाला पार्ट, अच्छा यहाँ पर फिर देखिए ये एक नैरो डाउन कॉनिकल शेप में स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, ये कॉनिकल शेप में स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इतना से इतना दूर तक के जो पार्ट है इसको हम लोग बॉडी ऑफ द स्टोमक बोलते हैं। मेन पार्ट ऑफ द स्टोमक है ये। ठीक है। और ये जो कॉनिकल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है इस रीजन को हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक रीजन बोलते हैं। पाइलोरिक रीजन ऑफ द स्टोमक। ठीक है। और अब यहाँ पर देखिए क्या बात यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ से डियोडेनम स्टार्ट है। डियोडेनम स्टार्ट है, यहाँ से हमारा क्या है, डियोडेनम स्टार्ट है। अब डियोडेनम स्टार्ट है तो यहाँ पर भी, क्योंकि एक बार अगर फूड डियोडेनम में चला जाए तो वापस नहीं आए, उसके लिए यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको बोलते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट कौन सा है, पाइलोरिक, तो इस स्फिंक्टर को बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। स्फिंक्टर बोलते हैं। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब देखिए, अब इसमें एक चीज और क्या देखिए कि इसमें स्टोमक में एक बड़ा सा कर्व ये है, ये बड़ा सा कर्व, इस कर्व को हम लोग बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं। ग्रेटर कर्वेचर, कर्वेचर। तो फिर से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर भी कर्वेचर है छोटा सा, इसको हम लोग बोलते हैं लेसर कर्वेचर बोलते हैं। लेसर कर्वेचर। ठीक है। तो ये तो ओवरऑल हम लोग स्टोमक के बारे में डिस्कस किए। अच्छा अब बोलिएगा कि ये फंडस रीजन का काम क्या हुआ सर? तो फंडस रीजन में ये यहाँ पर क्या रहता है, ये खाली नॉर्मली रहता है गैस और एयर के लिए। ये इंडिकेशन रहता है, मतलब जो फूड यहाँ से आ रहा है एसोफेगस से आ रहा है तो इस बॉडी वाले रीजन में आकर एक्युमुलेट होगा। अब उस बॉडी, अब इस फूड को डाइजेस्ट होने के लिए एंजाइम का एक्शन होना है। ठीक है, तो एंजाइम को एक्शन होने के लिए इसको कुछ खाली स्पेस चाहिए, और जब खाली स्पेस चाहिए तो उसके लिए वो वाला एरिया खाली रहता है, तो वहां पर गैस और एयर प्रेजेंट रहता है। लेकिन कभी कभार जब आदमी ठूस ठूस के जबरदस्ती खाना खा लेता है तो इस वाले एरिया में, यानी फंडस वाले एरिया में भी अगर फूड एक्युमुलेट होना शुरू होगा तो उसको अनडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा। तो ये तो हम लोग ओवरऑल हम लोग किसकी बात कर लिए, स्टोमक की बात कर लिए, और इसका शेप याद रखिएगा जे शेप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके इनर सरफेस की तरफ, इनर स्ट्रक्चर की तरफ बात करें। इनर स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पर इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग को तीन चीज के बारे में पढ़ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए हम इसको इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें, ज्यादा नहीं डिस्कस करें, थोड़ा सा। तो इनर स्ट्रक्चर में क्या बोलते हैं कि ये जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस ऑफ, इनर सरफेस ऑफ स्टोमक वो फोल्ड रहता है। स्टोमक हैव फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रुगे। उसको क्या बोलते हैं, रुगे बोलते हैं, रुगे।
ये रुके है। जैसे कहने का मतलब बोल रहे हैं कि उसका सरफेस इस तरीके से फोल्डेड रहता है। फोल्डेड रहने से दो चीजें हो सकती है। क्या चीज हो सकता है कि एक सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और दूसरी बात जब यहाँ पर फूड ढेर सारा आएगा तो चूंकि इसकी एक्सपेंशन होगी, तो एक्सपेंशन होगी तो ये जो स्टोमक है वो एक्सपैंड करेगा, और अगर नहीं रहता तो वो उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ता तो फट सकता था। तो उन सभी प्रेशर को झेलने के लिए, टॉलरेट करने के लिए इसके पास सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बना, जिसको हम लोग बोलते हैं रूगे बोलते हैं। अब देखिए इस रूगे स्ट्रक्चर में क्या देख रहे हैं कि ये जो फोल्ड हो रहा है, ये जो फोल्ड हो रहा है इसके अंदर में, इसके अंदर में ये देखिए एक कैविटी का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, ये कैविटी का फॉर्मेशन किया, तो इस कैविटी को यहाँ पर भी देखिए इस तरीके से कैविटी का फॉर्मेशन किया। ये फोल्ड हुआ, ये ऊपर की तरफ निकला, लेकिन बीच में एक कैविटी भी तो बना। तो इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक कैविटी या गैस्ट्रिक पिट्स बोलते हैं, पिट्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोले, गैस्ट्रिक पिट्स। दिस इज एक्चुअली कैविटी। ठीक है, और इस गैस्ट्रिक पिट्स में क्या बोल रहे हैं, इस गैस्ट्रिक पिट्स में ढेर सारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं। मतलब दिस गैस्ट्रिक पिट्स कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और ढेर सारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं। लगभग लगभग अगर बात करें तो 3.5 करोड़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तो अब क्या बोल रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कैसे प्रेजेंट है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इस तरीके से प्रेजेंट है यहाँ पर। जैसे ये देखिए अंदर में इस तरीके से प्रेजेंट है, ढेर सारा ग्लैंड्स इस तरीके से प्रेजेंट है अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या चीज, ये हमारा हो गया गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गया। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को अगर इस साइज को अगर हम इनलार्ज करके देखें, इसको इनलार्ज करें तो कैसा दिखेगा ये भी देख लीजिए। तो देखिए इसके अंदर में अगर हम थोड़ा सा ज्यादा डिटेल तो नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिटेल जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या चीज, ये एपिथेलियल सेल्स यहाँ पर है। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा, इस तरीके से सेल्स का लेयरिंग है। तो इसी में ग्लैंड्स क्या है, ग्लैंड सेल्स का ही तो मॉडिफिकेशन पार्ट है। तो यहाँ पर 3 टाइप का, ये हमारा क्या होगा, गैस्ट्रिक पिट हो गया, ये गैस्ट्रिक पिट। और इसमें हम लोग ऐसे होता तो है 4-5 टाइप का सेल्स, लेकिन हम लोग मोटा मोटी पढ़ रहे हैं, ओवरऑल पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें क्या देखते हैं कि कुछ जो सेल्स होते हैं, जैसे लेट सपोज ये एक सेल्स हम बनाए, इस सेल्स को हम लोग बोल दिए म्यूकस सेल, म्यूकस सेल, या इसको हम लोग बोलते हैं गॉबलेट सेल बोलते हैं, गॉबलेट सेल। ठीक है, इसका काम क्या है, तो इसका काम है कि इट विल सिक्रीट म्यूकस, सिक्रीट म्यूकस। अब म्यूकस सिक्रीशन, अब देखिए म्यूकस सिक्रीशन के लिए हमको बात बतलाना था। म्यूकस सिक्रीशन होने की वजह से हमारा स्टोमक प्रोटेक्टेड रहता है। किससे प्रोटेक्टेड रहता है, अभी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं कि इसके पास म्यूकस सेल्स प्रेजेंट है, जिसको हम लोग गॉबलेट सेल बोलते हैं। वो क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस सब्सटेंसेस सिक्रीट करता है। यहीं पर जो दूसरा टाइप का जो सेल्स है वो कुछ मॉडिफाइड फॉर्म रहता है, दूसरा सेल्स है वो, उस सेल्स को क्या बोलते हैं, तो उस सेल्स को हम लोग बोलते हैं पेराइटल सेल्स बोलते हैं, पेराइटल सेल्स, या इसको हम लोग ऑक्जेंटिक सेल्स बोलते हैं। चलिए उतना नहीं, एक ही चीज याद रखिए, पेराइटल सेल्स। अब ये पेराइटल सेल्स का काम क्या है, दिस विल सिक्रीट HCl, ये HCl सिक्रीट करेगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करेगा, हाईली एसिडिक फॉर्म में सिक्रीट करेगा। ठीक है, तो ये HCl सिक्रीट करेगा। तो HCl से अगर हमारा स्टोमक को प्रोटेक्ट ना किया जाए तब तो वो जल जाएगा, पेट खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए क्वाइट दिस HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए हमको म्यूकस सेल
जो है वो म्यूकस का सिक्रेशन करता है। ठीक है, अब बात कर रहे हो ये HCl कैसे प्रोड्यूस करता है, तो इसके लिए बहुत लंबा चौड़ा फिजियोलॉजी है, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑलरेडी वी आर टेकिंग द न्यूट्रिएंट एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स और फैट्स। तो वहीं से हम लोग को तोड़ जोड़ कर जो कुछ सेल्स है अपने आप को मॉडिफाइड किया है, ग्लैंड्स का फॉर्मेशन किया है, तो उन सभी सब्सटेंसेस से ब्रेक डाउन करते हुए HCl का प्रोडक्शन करता है। और HCl का प्रोडक्शन किस लिए करता है, तो हमारे फूड जो स्टोमक में आ रहा है कि उसको एसिडिफाइड किया जाए। और क्या बोल रहे हैं कि जब आप फूड इनटेक किए माउथ में, तो उस समय जैसे ही माउथ को ओपन करेंगे तो दैट कंटेन्स द लॉट्स ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस। तो उन सभी से बचाने के लिए यहाँ पर HCl का सिक्रीशन होता है, जिसके कारण पूरे फूड मॉलिक्यूल्स को एसिडिफाइड कर देगा, और एसिडिफाइड करने से वहां पर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस सर्वाइव नहीं करेगा। तो इससे क्या हुआ कि वो हमारा जब ये फूड स्टोमक में रहेगा तो ये फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स हो जाएगा, और इसीलिए HCl का सिक्रीशन होता है। साथ साथ HCl का सिक्रीशन इसलिए भी होता है कि यहाँ पर स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है, और इसके लिए HCl एक मीडियम की तरह काम करता है उस एंजाइम को एक्ट करने के लिए। ठीक है, तो उसको एक्शन के लिए, उस एंजाइम को एक्शन के लिए जब तक HCl नहीं रहेगा तब तक वो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो तीसरा टाइप का हम यहाँ पर सेल्स बतलाने जा रहे हैं, वो किस टाइप का सेल्स रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं चीफ सेल्स या जाइमोजेनिक सेल्स बोलते हैं। आप याद रखिए, चीफ सेल्स ही याद रखिए, चीफ सेल्स। अब ये चीफ सेल्स का काम क्या है कि दिस विल प्रोड्यूस द एंजाइम दैट इज कॉल्ड द पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन, अब ये पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। जब तक HCl नहीं रहेगा तब तक ये पेप्सिनोजेन ही रहेगा, और ये HCl जैसे ही मिलेगा तो ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब पेप्सिन में कन्वर्ट होगा तो दिस पेप्सिन विल गोइंग टू चेंज या डाइजेस्ट द प्रोटीन्स। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ये पेप्सिनोजेन चाहिए, और इस पेप्सिनोजेन को एक्टिव होने के लिए HCl चाहिए। और जब तक HCl नहीं, मतलब पेप्सिनोजेन that will not going to convert into the pepsin, and hence the protein digestion will not take place। तो इसीलिए हम लोग को इन सभी यहाँ पर 3 टाइप का सेल्स पढ़े, इसके अलावा भी 2-3 टाइप का सेल्स है, उस पर अब आपको ज्यादा हम नहीं बतलाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखे कि गैस्ट्रिक पिट्स में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है तो डिफरेंट टाइप्स का सेल्स देखने को मिलता है। सबसे पहला म्यूकस सेल्स जो कि म्यूकस सिक्रीशन करेगा, दूसरा पेराइटल सेल्स जो कि HCl का सिक्रीशन करेगा, और तीसरा चीफ सेल्स जो कि पेप्सिनोजेन, जो कि यहाँ पर लिख भी सकते हैं इनएक्टिव एंजाइम है, ये इनएक्टिव एंजाइम, और इसको एक्टिव होने के लिए HCl की रिक्वायरमेंट रहती है दैट डाइजेस्ट द प्रोटीन्स, ये प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। तो इसलिए अब हम लोग बोल सकते हैं कि ओवरऑल, अब इससे ज्यादा तो मोर डिटेल आप लोगों को नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोगों को 10th में इतना भी पढ़ा दिया, बहुत पढ़ा दिया, आपको इतना नहीं पढ़ना था। तो चलिए अब हम लोग बात कर सकते हैं कि फंक्शन ऑफ स्टोमक की अगर हम लोग बात करें तो इस स्टोमक का क्या क्या काम होगा। सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर फूड आकर स्टोर होता है, मतलब स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। अब ये कितने घंटे तक, ये कितने टाइम तक होता है, तो लगभग 4 से 5 आवर तक यहाँ पर स्टोर होता है। और उसके बाद होता क्या है, तो ये ग्रेजुअली रिलीज कर दिया जाता है, किसमें, डियोडिनम, एंड देन रिलीज टू डियोडिनम, डियोडिनम को रिलीज कर देता है। अब दूसरा काम क्या हुआ, अभी हम लोग क्या बोले कि इस पेप्सिनोजेन को काम करने के लिए HCl की रिक्वायरमेंट रहती है, तब जाकर ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, एमिनो एसिड बनेगा। तो एमिनो एसिड में काम करने के लिए पेप्सिन चाहिए, तो पेप्सिन बनने के लिए यहाँ पर HCl के प्रेजेंस में पेप्सिनोजेन इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू पेप्सिन,
and that will convert the protein into simpler amino acids. तो इसलिए बोल सकते हैं कि फंक्शन ऑफ स्टोमक में केमिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, और केमिकल डाइजेशन किसका? केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन हुआ। उसके बाद तीसरा प्रोसेस या तीसरा फंक्शन क्या है? तो मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पर होती है चर्निंग ऑफ फूड, चर्निंग या मिक्सिंग ऑफ फूड। मिक्सिंग ऑफ फूड किसके साथ? मिक्सिंग ऑफ फूड विथ HCl, HCl के साथ मिक्सिंग होने के लिए। और ये बना क्या देता है? मिक्सिंग ऑफ फूड विथ HCl एंड प्रोड्यूस एसिड चाइम। उसको एसिड चाइम या एसिड काइम बोलते हैं। तो इस तरीके से अब फूड हमारा क्या हो गया? चर्निंग हो गया, बिल्कुल एसिडिफाइड मॉलिक्यूल्स हो गया कि जहां पर किसी भी तरीके का ये माइक्रोब्स नहीं प्रेजेंट रहेगा। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ फंक्शन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन भी होगा, क्योंकि अब डाइजेशन हुआ है थोड़ा बहुत, उसका थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन भी होगा। इसके साथ साथ एब्जॉर्प्शन किस चीज का? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, अल्कोहल होगा, अल्कोहल, इलेक्ट्रोलाइट कुछ अगर पी रहे हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा, इन सभी का एब्जॉर्प्शन होता है। और इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं कि जो अल्कोहलिक पर्सन है वो जैसे ही अल्कोहल पीता है तो वो कुछ समय में ही वो उसका मूवमेंट लड़खड़ाना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो आगे, क्योंकि डाइजेशन हम लोग क्या बोल रहे हैं? डाइजेशन होगा किसमें? डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, एक्चुअल डाइजेशन। तो यहाँ तो पार्शियल डाइजेशन हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ स्टोमक में क्या देख रहे हैं? तो स्टोमक में डाइजेशन प्रोटीन का हुआ, और माउथ में कुछ थोड़ा बहुत हम लोग को कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन हुआ, लेकिन एब्जॉर्प्शन क्या करे? कुछ नहीं कर पाएगा, ज्यादा कुछ तो है नहीं। लेकिन यहाँ अल्कोहल अगर लिया तो वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा ये स्टोमक से, और वो सेरेबेलम को जाकर इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि स्मॉल ये स्टोमक में किस तरीके से पार्ट है और किस तरीके से डाइजेशन हुआ। अब इसके बाद का जो पार्ट आएगा वो क्या कहलाएगा? स्टोमक के बाद के पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? क्यों इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन? तो चूंकि दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल बट देयर डायमीटर इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो ये इसका स्मॉल डायमीटर रहने के कारण इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो अब क्या देख रहे हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड किससे है? तो दिस इज कनेक्टेड, कनेक्टेड मत लिखिए, दिस इज ओपन फ्रॉम स्टोमक। ये स्टोमक से ओपन होता है। अब वहां पर स्फिंक्टर कौन सा बोले थे? पाइलोरिक स्फिंक्टर बोले थे। ठीक है, ठीक है। चलिए अब बाकी हम इसके डायमीटर मीटर आप लोग को उतना पढ़ना नहीं है। अगर इसके हम पार्ट्स पढ़ें, पार्ट्स, तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा? पहला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द डिओडेनम, डिओडेनम। दूसरा पार्ट होता है जेजुनम, जेजुनम। और तीसरा पार्ट होता है इलियम। ठीक है, तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। इसके स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो सी लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द डिओडेनम। यानी डिओडेनम को हम लोग बोल सकते हैं कि इसका शेप कैसा रहेगा? सी शेप रहेगा। अब डिओडेनम में एक एंट्री होती है, क्या चीज? 2 ऑर्गन्स की एंट्री होती है। एक को बोलते हैं पैनक्रिया, और इस पैनक्रिया से जुड़ा हुआ एक और ऑर्गन्स प्रेजेंट रहता है ऊपर, लीवर एंड बाइल डक्ट, बाइल, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, और ये हो गया पैनक्रिया। इन दोनों की ओपनिंग होती है, डिओडेनम में ओपनिंग होती है। तो ये जो सी वाला पार्ट हो गया
ये डियोडिनम हो गया, इसके आगे का पार्ट जेजुनम कहलाएगा, जितना भी इस तरीके से फोल्ड है, और उसके बाद फिर ये इलियम जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड रहेगा। ये अगर लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन से जो कनेक्ट होगा, ये सब वाले पार्ट्स को हम लोग बोल देते हैं इलियम, बोल देते हैं इलियम। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर और भी अगर समझना है तो समझ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको इतना ही इसमें समझना काफी है, क्योंकि इसमें अब अगर थोड़ा सा और अगर अंदर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर जरूर समझ सकते हैं कि डियोडिनम और जेजुनम, डियोडिनम में क्या कर रहा है, पैनक्रिया एंड गॉल ब्लैडर से जूस सिक्रीट होता है, उसको मिलन हो रहा है, रिसीव कर रहा है। अब क्यों रिसीव कर रहा है, तो ये भी बात समझिए। तो देखिए कि हम लोग का जो स्टोमक है वहां पर क्या हुआ था, वहां पर HCl का सिक्रीशन हुआ था, मतलब कि फूड मटेरियल्स विल गेट एसिडिफाइड। अब वो एसिडिफाइड हुआ तो अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन को तो जला देगा, इसीलिए उस मीडियम को, उस एसिडिफाइड मीडियम को न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या बोले कि स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम पार्ट से वहां पर दो ऑर्गन्स का या दो ग्लैंड्स का ओपनिंग होता है, लीवर, और लीवर से कनेक्टेड रहता है गॉल ब्लैडर और पैनक्रिया। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं पैनक्रियास के बारे में, बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे है वैसे वैसे डिस्कस करते चलते हैं, कोई कहीं पर कंफ्यूजन न रहे। तो पैनक्रिया क्या काम करेगा, तो पैनक्रिया विल सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, ये पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करेगा। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक जूस को, अब पैनक्रियाटिक जूस में क्या प्रेजेंट रहेगा, तो पैनक्रियाटिक जूस में रहेगा जैसे ट्रिप्सिन, यानी प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, लिपिड के डाइजेशन के लिए लाइपेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेस, पैनक्रियाटिक एमाइलेस यानी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन के लिए, ये सब प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो मतलब कि ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, लाइपेज लिपिड को, और पैनक्रियाटिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देगा। ठीक, अब वहीं पर क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पर से गॉल ब्लैडर से और लीवर से कनेक्टेड है क्या चीज, डियोडिनम। तो अब थोड़ा बात कर लेते हैं लीवर के बारे में। लीवर, अब लीवर का काम क्या है, तो लीवर का हम लोग बोलते हैं क्या कि दिस कंटेन्स बाइल, लीवर कंटेन्स बाइल जूस। अगर देखा जाए एग्जैक्टली तो लीवर सिंथेसाइज करता है, बट उसका स्टोरेज गॉल ब्लैडर करता है। ठीक है, तो क्या बोले कि दिस लिवर कंटेन्स बाइल जूस एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो अब काम क्या करेगा, ये जो बाइल जूस है उसका फंक्शन क्या है, तो इट मेक्स क्या चीज, एसिडिफाइड जो फूड्स है उसको अल्कलाइन करेगा, तो इट मेक्स द एसिडिक एसिडिक फूड इनटू अल्कलाइन अल्कलाइन फूड which comes from stomach, स्टोमक से जो आ रहा है उसको एसिडिफाइड फूड को अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करेगा, और अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट हुआ, अल्कलाइन फूड में कन्वर्ट हुआ, तो पैनक्रियाटिक जूस इस पर एक्ट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या देखे कि अभी जितना भी फूड आ रहा है स्टोमक से आ रहा है, डियोडिनम में इंटर किया, तो उस एसिडिफाइड मीडियम को सबसे पहले न्यूट्रलाइज या अल्कलाइन करेगा बाइल जूस के थ्रू, और उसके बाद वहां से जो पैनक्रियाटिक जूस जो इंटर करेगा पैनक्रिया से, वो उस पर एक्ट करना शुरू करेगा। और पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या है, ट्रिप्सिन है,
ये पैनकेटिक अमाइलेज है, फिर लाइपेस है, इन सभी से जो कार्बोहाइड्रेट रहेगा, जो प्रोटीन रहेगा, जो लिपिड्स रहेगा, उसकी डाइजेशन होएगी। अब डाइजेशन मतलब स्टार्ट होएगा। अब डाइजेशन तो मेन हम लोग को डियोडनम के बाद क्या होता है, जेजुनम। तो जेजुनम में हम लोग को क्या होगा, डाइजेशन, एक्चुअल डाइजेशन होगा। अब डाइजेशन हुआ तो वहां पर से एब्जॉर्प्शन भी तो होना है। तो अब हम लोग बात करेंगे एब्जॉर्प्शन। द नेक्स्ट प्रोसेस विल बी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि जो भी फूड्स के ऊपर जो रिस्पेक्टेड एंजाइम्स रहेंगे उसको डाइजेस्ट करेंगे, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। मतलब द कॉम्प्लेक्स फूड get converted into the simpler form that will be the absorbable। ये absorbable होगा, absorb होने लायक रहेगा। तो अब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि अब अगर देखिए, अगर ये पाइप है, एक छोटा सा पतला सा पाइप है, इधर से फूड इंटर किया, डाइजेस्टेड फूड इधर से इंटर किया, डाइजेस्टेड ही लिख देते हैं, डाइजेस्टेड फूड इंटर किया, और ये अगर तुरंत यहाँ से यहाँ बिना कोई हिंड्रेंस पे चला जाए तो एब्जॉर्प्शन बहुत ही स्लो होगा। लेकिन यहीं पर अगर यहाँ पर ये फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है तो यहाँ पर एक हिंड्रेंस क्रिएट होगा। जब फूड मूव करना शुरू करेगा तो उसके लिए एक अवरोध उत्पन्न करेगा, हिंडर क्रिएट करेगा। तो जो फूड है उसका मूवमेंट स्लो हो जाएगा यहाँ पर। अब जब स्लो हो जाएगा तो यहाँ पर जितना देर फूड रहेगा, डाइजेस्टेड फूड रहेगा, उन सभी से आराम से वो एब्जॉर्ब करेगा। तो एब्जॉर्प्शन के लिए क्या हुआ, यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर की तरफ निकले, और ये मतलब कि इनर मेम्ब्रेन या इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन गेट फोल्डेड इनटू ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और इस प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। ठीक है, तो विलाई का काम क्या है, तो वो काम क्या करेगा कि अब ये जितने भी डाइजेस्टेड फूड हैं उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो मतलब हम लोग को विलाई का एक पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम विलाई का स्ट्रक्चर देखें तो वो कैसा रहता है, ये फिंगर लाइक इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा। ये हम एक ही विलाई का डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या है, मेम्ब्रेन का ही फोल्डिंग पार्ट है, और मेम्ब्रेन है मतलब इसके नीचे में ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट रहेंगे। तो मतलब इसके अंदर में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहेगा, ये इसको रेड से कर देते हैं, ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहेगा, ये ब्लड वेसल्स है, और इसके अंदर में एक और वेसल्स प्रेजेंट रहेगा। उस वेसल्स को हम लोग बोलते हैं लैक्टियल वेसल्स बोलते हैं। ये हमारा हो गया विलाई। अब विलाई के अंदर में क्या हो गया, विलाई, ये हमारा हो गया विलाई है टोटल, ये हमारा हो गया ब्लड वेसल्स, और ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स। और ये जो ग्रीन वाला है इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टियल वेसल्स बोलते हैं, ब्लड वेसल निकलता है। अब देखिए, ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्प्शन किस चीज का होगा, तो इसमें एब्जॉर्प्शन होगा ग्लूकोज का, इसमें एब्जॉर्प्शन होगा प्रोटीन का। कैसे होगा उसको भी डिस्कस करते हैं। और लैक्टियल वेसल्स में एब्जॉर्प्शन किसका होगा, तो फैट मॉलिक्यूल्स का, फैट मॉलिक्यूल्स या ऑयल या लिपिड्स मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा लैक्टियल वेसल्स के थ्रू। तो देखिए, अब मान लीजिए कि हमारा ये एक मेम्ब्रेन है, यहाँ से फूड इंटर किया, फूड डाइजेस्टेड फूड है, ये जा रहा है। अब ये बार बार ये टकराएगा तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये तो विलाई है। अब विलाई के अंदर में क्या है, ब्लड वेसल्स है। अब यहाँ पर ब्लड वेसल्स है तो देखिए, मान लीजिए ये फूड कंपोनेंट्स में हम लोग को ग्लूकोज है, यहाँ पर प्रोटीन है, यहाँ पर
फैट मॉलिक्यूल्स है, इसकी संख्या, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है, कंसंट्रेशन इज हाई। तो अब क्या होगा कि अब ब्लड वेसल्स में क्या है, ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स हैव लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन। तो अब क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा और इस तरीके से एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक उसी तरीके से अगर इसमें फैट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो फैट मॉलिक्यूल्स लैक्टियल वेसल्स में ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और इस तरीके से एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पूरा का पूरा ये विलाई क्या कर देगा, कर लेगा। तो ये प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे एब्जॉर्प्शन बोल देंगे। क्लियर है बात ये?